Ladies and gentlemen, you are welcome on this channel. Perseverance and patience are forgotten words. We get upset, frustrated, and angry when a skill or activity requires us to put in a lots of effort and time. We get dejected and want to give it up. So please avoid the instant coffee attitudes and keep alive the spirit of learning. So let's read the globalization and Indian economy. So this is the chapter of class 10th economics, but it will help for other competitive examination. Please read it for your basic information. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जो पॉलिसी रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी वी हैव टू स्टडी टुडे, और हम चलते हैं इसको पढ़ते हैं। तो पहली चीज क्या है कि वर्तमान समय में हम एक ग्लोब में नहीं बल्कि एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, बिकॉज ग्लोब इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लोबल विलेज। नाउ we have to read about globalization. So what is globalization? तो simple है, rapid integration of market and rapid integration of product। ठीक है, तो रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इसका मीनिंग क्या है? बैरियर हटा है। और रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हर एक कंपनी जो है अपने आप के अपने प्रोडक्ट को बहुत दूर तक फैला रही है। जैसे बाबा रामदेव को देखिए, योगा करते करते हर चीज बेचने लगे। ठीक, टाटा नमक से लेके प्लेन तक बनाती है। क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दैट ट्रांसफर द ग्लोब इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो ये एक तरीका से फैक्टर है इनेबलिंग के लिए। और एमएनसी प्ले करती है एक वाइटल रोल, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक वाइटल रोल करती है टू इंक्रीज द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल जैसे शादी को जल्दी से पंडित जी करा देते हैं, या कोई मुल्ला आता है और कबील तो करके आपकी शादी को जल्दी करा देता है। सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर अफेक्टेड। तो सप्लाई में क्या हुआ है? सप्लाई बढ़ी है, डिमांड भी बढ़ा है। राइट, फ्रॉम चांस टू चॉइस हो गया है पूरे ग्लोब में। इन इंडिया लिबरलाइजेशन केम एज ए लिबरलाइजेशन नहीं, इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन came as, this is globalization, not only liberalization. So this globalization came as an economic reforms in 90s. So it is the integrated package of liberalization, privatization, globalization and modernization। ठीक है, तो एक पूरा एक छोटा सा पैकेट है, बड़ा धमाका है। इसमें क्या है? LPGM, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन चारों चीजों को हम एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, ये तीन चीजें आ जाएगी तो चौथा अपने आप बन जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ें, ये हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन, उसका डेफिनेशन। और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। राइट, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो दो तीन चीज हम पढ़ें कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 91 के आसपास। ये जो एरा है ग्लोबलाइजेशन का है, यानी आजादी के 40 साल तक हम ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? वजह क्या है? वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। राइट, जो हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट है, तो ये डोमेस्टिक मार्केट को हमने प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया, इसीलिए हम इसको लेकर के नहीं आए थे, डोमेस्टिक मार्केट। राइट, तो डोमेस्टिक मार्केट क्यों? वजह है देश आजाद हुआ है और लोगों को बेसिक चीजें चाहिए। तो बेसिक चीजें मार्केट में होने के लिए सरकार ने क्या किया? बाहरी चीजों को रोक के रखा। हम मंगाए नहीं, ग्लोबलाइजेशन को हमने मंगाया नहीं 40 साल। वी हैड अ बीटर एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी आजादी खोई थी एमएनसीज के तौर पे। तो अगर देखें तो PDEDS ये कंट्री गवर्न करी थी हमारे यहाँ, जैसे पुर्तगीज हो गए या फिर डेनिश हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। राइट, फिर ये डच हो गए और फिर फ्रेंच हो गए। तो इन लोगों ने गवर्न किया था एक तरीका से, इसलिए हमने इसको मंगाया नहीं। ठीक, तो 40 साल हमने रोक के रखा, क्योंकि मालूम था गवर्नमेंट को कि आज से दवा की जगह दारू बिकने लगी तो लोग दारू पीना शुरू कर देंगे। सो दैट्स व्हाई वी स्टॉप द ग्लोबलाइजेशन इन आवर कंट्री। और दूसरी चीज क्यों दूसरा चीज हम क्यों मंगा रहे हैं इसको? तो इसका भी वजह है। इसका वजह क्या है कि हम देखिए
4 चीजें यहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज क्या है, तो 1984 में चुनाव हो रहा है, 1989 में इलेक्शन हो रहा है और 1991 में इलेक्शन हो रहा है, 1996 में इलेक्शन हो रहा है। 4 चुनाव और 4 चुनाव, 10 से 12 साल में 4 चुनाव और 4 प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का वजह यही बना, लगातार चुनाव और खर्च बढ़ते गए और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एक रिफॉर्म्स के तौर पे आया है। जैसे राजीव गांधी के कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं, तो राजीव गांधी ने मेरा भारत महान दिया एक नारा, और बाकी कुछ तो नहीं है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, तो राजीव गांधी साहब इसी दम पे चुनाव में आए इंदिरा जी के मरने के बाद। इसको भी हम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है कि इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह, और इन्होंने इसको बोफोर्स एक मुद्दा बनाया और बोफोर्स के मुद्दे पे राजीव गांधी चुनाव हार गए। फिर अगला प्राइम मिनिस्टर बने कौन, बीपी सिंह। तो बीपी सिंह भी 1 साल से कुछ अधिक दिनों तक ये रहे। मंडल कमीशन के चर्चा में पूरे देश को इस व्यक्ति ने पूरे देश को, बीपी सिंह साहब ने आरक्षण के आग में झोंका और इनकी भी सरकार चली गई। फिर 1 से 1.5 साल में इनकी सरकार चली गई और अगले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बने कौन, तो वो बने चंद्रशेखर सिंह, कांग्रेस के सपोर्ट से बने सीएस सिंह, चंद्रशेखर सिंह बलिया के सांसद, जिनको युवा तुर्क भी बोला जाता है। चंद्रशेखर सिंह ने अपने टाइम में इलेक्शन हुआ और ये जब सरकार चली गई तो इलेक्शन में तो एक नारा दिया, 40 साल बनाम 4 महीने, 40 साल बनाम 4 महीने। यानी ये दिखाना चाहते थे कि देश में जो 40 साल शासन है, वो 40 साल शासन हमारे 4 महीने के शासन से एकदम गंदा है। यानी मेरा 4 महीने का शासन बेटर है किससे, 40 इयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत था। और हाँ, और कुछ किया या नहीं किया, इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि देश का 40 टन सोना, 40 टन गोल्ड इन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास ले जाके गिरवी रखा। यानी इसका मीनिंग ये है कि जो कंट्री 40 साल में नहीं लूटा, 4 महीने में लूटा इन्होंने नहीं लूटा, इनके सिस्टम ने कोलैप्स कर दिया, राइट। प्रोफेसर मधु दंडवते जैसे लोग और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, राइट। सो इट वाज कंप्लीटली फेल्योर, देयर गवर्नेंस वाज कंप्लीटली फेल्योर। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा करते थे, जब भी चाय पिलाते थे सरकार चली जाती थी, तो अपने समय में इन्होंने 3 से 4 सरकार को शहीद किया। पहली सरकार अटल जी की थी, जिनके सरकार इन्होंने गिरवाया, जब चाय पार्टी थी सरकार गिर गई। दूसरी सरकार इन्होंने शहीद किया एचडी देवगौड़ा का, और तीसरी गवर्नमेंट इन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो था इंद्र कुमार गुजराल का। तो इनका कंट्रीब्यूशन है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में। और बट अचीवमेंट इसको हम नहीं कर सकते, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट इज जीरो एंड देयर एरा वाज जीरो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए क्या होता है, इनकी सरकार जब जाती है उसके बाद चुनाव में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ रही है। तो पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बैठ रही है तो उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, चलाने के लिए पैसे नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट की इतनी हालत पस्त है कि वो अपने हाई कमिश्नर की सैलरी तक नहीं दे पाती है। इस कंडीशन में वर्ल्ड बैंक से इमीडिएट कर्ज लिया जाता है $4 बिलियन का, राइट। $4 बिलियन का इन्होंने यूएस डॉलर का ये लिया, कर्ज लिया, राइट। और अगले दिन से सरकार को चलाना इन्होंने शुरू किया। बट मैं ये मानता हूं कि इस देश को बचाने में अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी को बचाने में, तो वो है मनमोहन सिंह जी का, और उन्होंने इस इकोनॉमी को बचाया, राइट। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क हुए नरसिम्हा राव जी सरकार में, लेकिन सबसे ज्यादा घोटाला भी इन्हीं के टाइम में हुआ। बट कुछ भी कहिए, मनमोहन सिंह ने इस कंट्री को बचाया, एंड वी कैन से ही इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या करेंगे आप, ऐसे व्यक्तित्व अच्छा होकर भी गलत पार्टी में होता है। जैसे भीष्म पितामह कौरवों के दल में थे, ठीक
मनमोहन सिंह जी अच्छे होने के बाद भी एक ऐसी पार्टी में बैठे जहां इन्होंने अपने मन की बात नहीं ठीक से की। सो ये वजह था। और भारत में अगर देखें तो भारत में ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे आया, राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 90s में आ रहा है, 91 में भारत में आ रहा है। ठीक, दूसरा पहलू भी हम इसको देखेंगे कि जब आ रहा है तो हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले इसका नाम था गैट, GATT, गैट। तो गैट जो है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, वो 1947 में स्टेब्लिश हुआ था और इसी का नाम बदल के और रख दिया गया WTO। तो ये ब्रेन प्रोडक्ट था सर आर्थर डंकन का। और भारत में जब लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा है तो समाजवादी लोग बहुत आंदोलन चला रहे हैं, राइट। उस क्रम में स्पेशली लालू जी ने, मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा कि ये डंकल प्रस्ताव के नाम पे इन लोगों ने मूवमेंट छेड़ा। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी था देश में, पता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। नाउ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे पहला चीज क्या करते हैं, तो वो करते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, लिबरल होना का सेंस ये है कि आप हार्ड रूल की जगह सॉफ्ट रूल लाइए। लिबरलाइजेशन is the first aspect of new economic policy, and liberalization and economy means removing जो hard rule है, removing the barrier, relaxation in the government controls and restriction of economic activities, relief in foreign investors, revaluation of currency, new industrial policy या ट्रेड पॉलिसी 1991 में आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी आई, इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, इंकरेजिंग फॉरेन टाई अप, ये सारी चीजें ली गई। लिबरलाइजेशन का सेंस ये समझिए कि आप किसी को बुला रहे हैं तो आप अपने घर के सामने इतना तो लिखेंगे, अतिथि देवो भव, और नहीं तो एक बड़ा सा वो बोर्ड लगा दीजिए, उस पर लिख दीजिए कुत्तों से सावधान, तो उसमें चेंजिंग हो जाएगा, कोई आपके घर नहीं आएगा। नाउ लेट मी स्टडी द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हमने पढ़ा और लिबरलाइजेशन को हमने देखा कि लिबरलाइजेशन पहला स्टेप होता है किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हम लिबरलाइज हुए, हमने पुराने रूल को छोड़ा और 40 इयर्स में हमें ये मालूम हो चुका था कि हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई है कि हम वर्ल्ड के मार्केट से कंपीट कर सकते हैं। फिर देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, दूसरा एस्पेक्ट है, राइट। ग्लोबलाइजेशन के लिए दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन है क्या, तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स, firms and operations to be private investors. It is the second factor of enabling the globalization process. तो क्या है प्राइवेटाइजेशन के गुण, हमने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया, क्योंकि सरकार के पास इतनी ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए थे जो कंप्लीट घाटे में चल रहे थे और सरकार उसको ढो नहीं सकती थी। आज जो वर्ल्ड लेवल के रेलवे या एयरवेज आप देख रहे हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स देख रहे हैं, 3-3 दिन लग जाता था लोगों को लाइन लगा करके, फिर भी काम नहीं होता था, राइट। सरकारी तंत्र स्मूथ नहीं, दम तोड़ देता था आदमी उस पीछे पर दौड़ते दौड़ते। सरकार ने क्या किया, हाथ खींच लिया, कहा कि चलो भाई इट इज सब्जेक्टेड टू लॉस, तो मैं नहीं चलाऊंगी, छोड़ूंगी इसको। तो पहले चीज देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। किसका, एसेट्स हैं या रिसोर्स हैं, उसको हम ट्रांसफर करेंगे, उसका मालिकाना हक किसी और को देंगे, किसी इंडिविजुअल को देंगे। प्लस क्या है, लैक ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकार बहुत सारी चीज उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट छोड़ेगी। दूसरा चीज क्या करेगा, इट रिड्यूस द इंडल्जेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी, राइट। तो हम ज्यादा चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्टेट एक्टिविटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। इसके वजह से क्या हो जाएगा, सो प्राइवेटाइजेशन इज सब्जेक्टेड टू सिंपल सा चीज। ये कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्राइवेटाइजेशन इज सब्जेक्टेड टू सिंपल सी चीज, प्रॉफिट मेकिंग एंड अ स्मूथ कंडक्शन ऑफ सर्विसेज। दो ही चीज है, हम प्राइवेट क्यों जाते हैं, प्राइवेट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, और ये प्रॉफिट मेकिंग कैसे करेगा, हाँ?
हाँ, आप कभी सरकार के पहले इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में बैठ के जाते ना, दम घुट जाती वहां। हाँ, ऐसे डांटती थी उसका, सो एयर होस्टेस होती थी। बट प्राइवेट में जाइए, हाँ, स्मूथली पूछती है आकर के, कहाँ थे, हम तो बिल्कुल घबरा गए थे आपके लिए, राइट। या एकदम अच्छा, वेल मेंटेन लेडी या जेंटलमैन, द पीपल आर विशिंग। कभी आईसीआई बैंक में जाइए या एचडीएफसी बैंक में जाइए, कैसे लगेगा, एसबीआई वाले तो ऐसे लगता है कि कोई कर्जा मांगने आ गया, भले आप अपना पैसा लेने जा रहे हो, right? And that's why these banks are giving the smooth conduction of services. Now, प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव्ड इफिशियंसी, वही चीज बताया मैंने, इफिशियंसी इंप्रूव होगी, इंक्रीज कंपटीशन, हमें काम करने की इफिशियंसी होगी, जो आदमी काम कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी है, तो इफिशियंसी उसकी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो मार्केट कोई और कब्जा कर जाएगा। प्रमोट्स मार्केट डायनेमिज्म, यानी मार्केट में जो डिमांड है, जो ट्रेंड है, आपको उसके अनुसार चलना होगा, कंधे से कंधा मिला के नहीं, 2 कदम आगे, राइट। राइट, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनी, आप कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी सैलरी जो होगी वो भी फॉलो करेगी, वो आउट ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेशन होती है। आप देखिए बड़े बड़े पैकेज, इंदिरा नूई है, चंदा कोचर है, राइट, या फिर गूगल के जो चेयरमैन थे पहले, सुंदर पिचाई है, इनकी सैलरी को देखिए, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट हाउ मच दे आर पेइंग। एडवांटेज क्या होगा इसका? एडवांटेज होगा इंप्रूव परफॉर्मेंस, बेटर कस्टमर सर्विसेज, ये प्राइवेट का है, राइट, एंड इंप्रूव मैनेजमेंट, ये भी चीजें होंगी। अब आते हैं हम डिसएडवांटेज की तरफ। क्या है डिसएडवांटेज प्राइवेटाइजेशन का? तो ये चीज हो सकता है, इशू ऑफ रेगुलेटिंग मोनोपोली, कभी कभी क्या करेगी कंपनी, अपने मन मुताबिक चलना शुरू कर देगी। पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट को सुना नहीं देगा। अकाउंटेबिलिटी, ये खत्म होती जाएगी, एंड अनएश्योर्ड सक्सेसफुल, ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरा चीज हम देखते हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर है, एंड वी गिव ए ह्यूज सैल्यूट of this person, right? So he is the economic freedom fighter, right? We should appreciate this gentleman for saving our economy, right, from this storm of uncertainties. बेच तो ये भी रहे हैं, देखिए ये भी तो बेच ही रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, खूब बेचो, जम के बेचो, राइट। हाँ, बेचने में थोड़ा अंतर है, दूसरा कोई बात नहीं। मॉडर्नाइजेशन क्या करता है? मॉडर्नाइजेशन जब तक नहीं आएगा ये ग्लोबलाइजेशन नहीं आ सकता। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्ट दैट स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ड्यू टू टेक्नोलॉजी देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो क्या चीजें हैं? तो क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, राइट, न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर लिंकिंग द ग्लोब, राइट। बीपीओ है, केपीओ है, कैसे आया? मॉडर्नाइजेशन की वजह से आया। Now, such wide ranging choice of the goods in our market, आप ये जानिए कि 1980 में अगर लोगों से पूछिए कि आधे लोग नहीं जानते थे कि नहाने का साबुन अलग होता है, कपड़ा धोने का साबुन अलग होता है, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं था, उनकी पहुंच नहीं थी वहां तक, या मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। गाड़ी के नाम पे आपके पास एक वो चेतक वाला स्कूटर था, नहीं था एम्बेसडर था, राइट। बोलने के लिए या तो हिंदी बोल लीजिए, भोजपुरी बोल लीजिए। नाउ द people who are sitting in the village, who is able to deliver their language in various languages, they are learning they are making French, Spanish as vernacular language। यही देखिए, नी हो जापानीज हो गया, हेलो, बोंजोर, ओला, स्पेनिश हो गया, राइट। तो these are the things from chance to choice, राइट। अभी जाते हैं, अप्रोच करते हैं, घंटे भर में ये बुगाती BMW जो भी है आपके दरवाजे पे आता है। कैसे पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। इन ए मैटर ऑफ इयर्स आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म। पक्का, पहले हम प्रोड्यूसर थे लेकिन स्मॉल स्केल पे थे, नाउ वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, राइट। हर चीज है, बस सोचने की आवश्यकता है, एंड इमीडिएट इट्स गोइंग टू बी अप्रोच टुवर्ड्स योर डोर। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सब स्मार्ट हो गया है, बाबूजी खत्म हो गया, राइट। बाबूजी की जगह क्या आ गया? तो गर्ल्स क्या करती हैं? दे आर नॉट सेइंग बाबूजी,
डैडी। बाबूजी कहने में क्या होता था, लिपस्टिक खराब हो जाता था, राइट। लिप्स जो है 2 बार 3 बार चिपक जाती थी। सो हाउ एवरीथिंग इज चेंज, ड्रेसेस आर चेंज, फूड प्रैक्टिसेस आर चेंज, दिस इज द मैटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब आते हैं, हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन के लिए इसका पापा कौन है। तो ये सिंबल है किसका, ये सिंबल हो गया आपका WTO का, राइट। मैंने भी बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम क्या था, गैट था, 1947 में स्टेब्लिश किया गया था। अभी उसका नाम 95 में कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड को देखिए तो स्विट्जरलैंड ऐसे कंट्री से घिरा हुआ है, राइट। इसके नॉर्थ में जाइए जर्मनी है, वेस्ट में जाइए फ्रांस है, साउथ में जाइए इटली है, राइट। तो ये सारी कंट्रीज, चेकोस्लोवाकिया है, और ये सारी कंट्री जो है इतने खूबसूरत हैं कि अपने आप में स्विट्जरलैंड खूबसूरत लगता है। तो इसी में इसका हेडक्वार्टर है, WTO का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, राइट। और ये सेंटर ऑफ विलियम रैपार्ड इस बिल्डिंग का नाम है। तो इसको भी देख सकते हैं, द सेक्रेटेरिएट सिंस WTO एस्टेब्लिश 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन आजकल कहां से आने लगे हैं, लोगो पूछा जाता है। इस लोगो को देखिए, ग्लोब का ही लोगो है, राइट। तो दिस आर द थिंग्स, या फिर ये पूछा जा सकता है, या ब्रेन प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो ब्रेन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सर आर्थर डंकन को बोला जाता है, उन्हीं का ब्रेन प्रोडक्ट था गैट एंड WTO। नाउ WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of the World Organization help trade flow smoothly, freely, fairly, and predictably order to meet its objective. WTO perform the following function. पहला चीज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, तो एग्रीमेंट कराएगा, एक्ट करेगा फोरम ट्रेड नेगोशिएशन, सेटल करेगा हैंडल्स, monitors and reviews, assists the members of trade policies, provides technical assistance, cooperates with the international organization। और भी चीजें हैं। ये क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रेशराइज करता है कि आप जो है अपने मार्केट को लिबरलाइज करिए, खोलिए, किसके लिए, MNCs के लिए। और हालांकि ये सौतेला व्यवहार है, दिस इज नॉट बिहेविंग डेमोक्रेटिकली। सो दिस आर द थिंग्स। वजह क्या है कि मैक्सिमम जो MNCs हैं वो है डेवलप कंट्रीज के। सो ही इज आल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग इन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्रीज। तो आगे की तरफ आते हैं, हम देखते हैं और क्या है। ओके, ये MNCs क्या करती है? MNCs वही काम करती है जो बाबा रामदेव करते हैं, राइट। मिनिमाइजिंग देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। तो ये सब झोला बांधे रहता है, जब मन में आएगा निकल लेगा वहां से। देखिए बंगाल से कैसे निकल गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और टाटा नैनो लेके निकल गया। तो ये सब क्या करता है, ये देखता है कहाँ पे वो बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि पीटर इंग्लैंड शर्ट है, आपके दिमाग में बन रहा है कि ये इंग्लैंड से बन क्या है, कहीं नहीं बन क्या है। ये पीटर सिवान हो सकता है, पीटर छपरा हो सकता है, पीटर पटना हो सकता है। हाँ, टैग लगा है उस कंपनी का, तो एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्लेस ऑर्डर कर सकता है, किसी गांव में बनवा देगा, ले आके अपना टैग मार देता है, हाँ चलो। सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली, या जगह जगह से अपने पार्ट को कंस्ट्रक्ट करता है और कंस्ट्रक्ट करके असेंबल कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है। दूसरी चीज, ये कंपनी जो है ये लेबर लॉ को फॉलो नहीं करती है, टारगेट वर्क देती है लोगों को। तो इतने दिन के लिए बस, परमानेंट जॉब की कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो नहीं करता। आप देखिए ना, कोको कोला पूरे देश में बेचता है, हर जगह लड़का लड़की सब ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। पता चलता है पूरा देश में कूड़ा कचड़ा भर गया कोका कोला का, वो दिल मांगे मोर नहीं, आप कूड़े में रह रहे हो, बेच के भाग जाएंगे यहाँ से। नाउ ये इन्वेस्टमेंट क्यों, इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है मल्टीनेशनल कारपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कारपोरेशन होता क्या है, एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक कंट्री में वो करती है, ऑपरेट कर रही है अपने आप को। तो the money that is used to assemble the factors of production such as land, building, machinery, etc. are called investment। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी वो कंट्री MNC जो लेकर के आ रही है इन्वेस्टमेंट जरूरी चीज है, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है। हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान रात दिन छाती पीट रहा है, 2 से 4 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, मैं अभी आज 19 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, पिछले एक सप्ताह में
भारत में लगभग लगभग 15 करोड़ डॉलर का वो आया है इन्वेस्ट, 15 दिन में है लगभग, राइट। चाइना से जो कंपनी भाग रही है भारत की तरफ आ रही है, राइट। अब हम पढ़ें कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है किसका, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत पूछता है। तो पॉजिटिव क्या है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया एक ही प्रोडक्ट के 50, एक ही प्रोडक्ट 50 ब्रांड के अवेलेबल है। हाँ, आपको क्रीम खरीदना है 50 ब्रांड है, लिपस्टिक खरीदना है 50 ब्रांड है, जूते खरीदते हैं 50 जूते हैं, राइट। किसी शहर में जाए, पटना शहर में जाए, बोर्ड पे लगा है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है, तो समझने का फेर है कि इसका स्वागत करता है। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये ब्रिज, ये होटल, या ये आप जो देख रहे हैं हाईवे या फिर अंडरपास, ओवर ब्रिजेस कहाँ से बन रहा है, ये तो बाहर की कंपनियां बना रही है। हमारे देश की कंपनी को दे दिया जाए तो पता चला अगली पीढ़ी में भी नहीं बना पाएंगे। बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये बहुत जरूरी चीज है, और ये मल्टीनेशनल कारपोरेशन ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से आया है। और ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, बहुत सारे सर्विसेज आ गए, प्राइमरी को हटाइए, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, क्वाइनरी, बीपीओ, केपीओ, राइट। तो वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। एफडीआई अभी मैंने बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एमएनसी लेके आएगी। ग्लोबल लेवल ऑफ इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी अभी ब्रिटेन को पछाड़ के वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। कंपटीशन इन द मार्केट, ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट है, राइट। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, बट मैक्सिमम पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारे पास। दूसरा चीज नेगेटिव क्या है, मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ रूल्स, अभी मैंने बताया, ये फेवर करता है किसको, डेवलप कंट्रीज को। इसमें छोटे छोटे जो किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, दे आर रिवर्सली अफेक्टेड। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, and MNC do not follow the labor law, job security, ये भी मैंने आपको बताया। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर अंडर थ्रेट एंड आवर फार्मर्स कैनॉट, ये बहुत अच्छा है, आवर फार्मर कैनॉट compete द ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज पे हाई लेवल ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी टू देयर फार्मर्स। वजह क्या है कि हमारे पास मेनली क्या है, तो वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या मिनरल्स। तो जब हम ग्लोबल मार्केट में इन चीजों को लेके पहुंचते हैं, तो जो डेवलप कंट्री है जहां की फार्मर्स हार्डली 1% to 5% है, तो नंबर्स कम है। जैसे अमेरिका को लीजिए, तो अमेरिका में 15 लाख किसान है, भारत में 60 से 70 करोड़ किसान है, तो हम इतना ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते किसानों को। एंड ओवर देयर दे आर पेइंग 100% सब्सिडी, ट्रैक्टर, खाद, बीज, सब कुछ फ्री का है। तो जब वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आएगा, तो वहां तो हमारे फार्मर कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा महंगा है, उसका सस्ता है। और दूसरी चीज, बड़े बड़े जहां फार्म है, और बड़े फार्म में ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट आएगा, हमारे किसान छोटे छोटे हैं, और जब इकट्ठा करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसका कोई ग्रेड नहीं मिलता है। तो आज हमने पढ़ा है इस चीज को, एंड मुझे जहां तक लग रहा है आप बहुत बेनिफिटेड होंगे। सो लेट्स ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड एक बार पुनः मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं यहाँ वॉच करने के लिए। हाँ, सो थैंक यू एंड जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि एक इस जुनूनी भाई को भी कुछ हेल्प हो सके।